मेरे प्यारे डरपोक दोस्तों, अगर आपने ये आवाज सुनी है तो समझ लीजिए, अब डर आपसे दूर नहीं रहेगा। हर रात कुछ नया, कुछ सच्चा और कुछ ऐसा सुनाने आ जाता हूं जिसे सुनने के बाद नींद नहीं आती। तो अगर दिल मजबूत है तो बस एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली आवाज शायद आपकी ही हो। वो अजीब शुरुआत। डॉ आदित्य शर्मा एक प्रसिद्ध मनोचिकित्सक थे। दिल्ली के एक प्रतिष्ठित अस्पताल में उनकी प्रैक्टिस थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी जिंदगी एक ऐसे मरीज से बदल जाएगी जो उनके सभी वैज्ञानिक सिद्धांतों को चुनौती देगा। एक बारिश भरी शाम को जब डॉ शर्मा अपने क्लिनिक में अंतिम मरीजों को देख रहे थे, उनकी रिसेप्शनिस्ट ने अंदर आकर बताया, सर, एक इमरजेंसी केस है, बहुत अजीब स्थिति में है। डॉ शर्मा ने क्लिनिक का दरवाजा खोला तो सामने का नजारा देखकर वह सन्न रह गए। एक युवक जिसकी उम्र शायद 25 साल रही होगी, उसके हाथ पैर रस्सियों से बंधे हुए थे, उसकी आंखें लाल थीं और मुंह से झाग निकल रहा था। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसकी आवाज बिल्कुल बदल चुकी थी। मुझे छोड़ दो, मैं तुम सबको मार डालूंगा। युवक की आवाज में एक भयानक गुर्राहट थी। युवक के साथ आए दो व्यक्ति डरे हुए थे। उनमें से एक बोला, डॉक्टर साहब, ये मेरा भाई है राहुल, पिछले एक हफ्ते से ऐसा है। डॉ शर्मा ने राहुल को गहराई से देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई और ही उसके शरीर में बैठा हो। उसे इस कुर्सी पर बैठाओ, डॉ शर्मा ने कहा। जैसे ही राहुल को कुर्सी पर बैठाया गया, अचानक क्लिनिक की लाइटें जलने बुझने लगी। राहुल की आवाज और भी डरावनी हो गई। तू मुझे नहीं जानता डॉक्टर, मैं कोई राहुल नहीं हूं, मैं वो हूं जिससे तुम डरते हो। डॉ शर्मा के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने अपने करियर में ऐसा कुछ नहीं देखा था। तुम कौन हो? डॉ शर्मा ने साहस जुटाकर पूछा। राहुल के होठों पर एक डरावनी मुस्कान आई। मैं वो हूं जिसे तुम लोग जिन्न कहते हो, और मैं इस शरीर पर कब्जा कर चुका हूं। उसी पल राहुल के बंधन टूट गए। वह हवा में उठा और डॉ शर्मा की तरफ बढ़ने लगा। क्लिनिक में मौजूद सभी लोग डर के मारे चीखने लगे। रुक जा, डॉ शर्मा ने जोर से कहा। मैं तुम्हें रोक दूंगा। राहुल हंसा। तुम, एक साधारण इंसान, मुझे रोकने की कोशिश? अचानक राहुल का शरीर जमीन पर गिर पड़ा और वह बेहोश हो गया। सब कुछ सामान्य हो गया, मानो कुछ हुआ ही ना हो। डॉ शर्मा ने राहुल के भाई से पूछा, यह सब कैसे शुरू हुआ? राहुल के भाई ने बताया, एक हफ्ते पहले राहुल अपने दोस्तों के साथ एक पुराने किले में घूमने गया था। वहां उसने एक अजीब सी गुफा देखी और अंदर चला गया। जब वह बाहर आया तो बिल्कुल बदल चुका था। डॉ शर्मा ने राहुल को अस्पताल में भर्ती करवाया। रात को जब वह अपने ऑफिस में बैठे इस केस के बारे में सोच रहे थे, तभी उनकी किताबों की अलमारी से एक किताब अपने आप नीचे गिरी। वह किताब थी जिन्नात, द डार्क वर्ल्ड। डॉ शर्मा ने किताब उठाई और वह हैरान रह गए। किताब खुली और एक पन्ने पर लाल स्याही से लिखा था, तुम अगला हो डॉक्टर। उसी पल फोन की घंटी बजी। फोन पर एक अजनबी आवाज थी, डॉक्टर, यह केस छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी नर्क हो जाएगी। डॉ शर्मा ने पूछा, तुम कौन हो? आवाज ने जवाब दिया, मैं वही हूं जिससे तुम डरते हो, और मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। लाइन कट गई और डॉ शर्मा ने खिड़की से बाहर देखा। बारिश में एक काली छाया उनकी तरफ बढ़ रही थी। क्या यह सच में कोई जिन्न था? क्या विज्ञान इस रहस्य को सुलझा पाएगा? और क्या डॉ शर्मा इस डार्क फोर्स का सामना कर पाएंगे? अगले भाग में जानेंगे। अंधेरे का सच सामने आना अगले दिन सुबह जब डॉ शर्मा अस्पताल पहुंचे तो राहुल का वार्ड अस्त व्यस्त था। नर्सें डरी हुई थीं और सिक्योरिटी गार्ड्स के चेहरे पर भय साफ झलक रहा था। क्या हुआ? डॉ शर्मा ने चिंतित स्वर में पूछा। वार्ड इंचार्ज नर्स ने बताया, डॉक्टर साहब, रात में कुछ अजीब हुआ है। राहुल ने अपने बेड के पास की दीवार पर कुछ अजीब निशान बना दिए हैं। और क्या? डॉ शर्मा ने तेजी से पूछा। उसने हमें धमकी दी है कि अगर उसे यहां से छोड़ा नहीं गया तो वह सबको मार डालेगा। डॉ शर्मा तेजी से राहुल के वार्ड की ओर बढ़े। दीवार पर जो निशान बने थे वे कोई प्राचीन भाषा के अक्षर लग रहे थे। उनमें से कुछ निशानों से खून जैसा लाल पदार्थ टपक रहा था। राहुल बिस्तर पर बैठा हुआ था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी।
जब उसने डॉ शर्मा को देखा तो मुस्कुरा दिया। कैसे हो डॉक्टर? राहुल की आवाज अब बिल्कुल सामान्य थी। तुम ठीक हो? डॉ शर्मा ने आश्चर्य से पूछा। हाँ डॉक्टर, मुझे कल रात की कुछ भी याद नहीं है, बस इतना पता है कि मैं बहुत थक गया हूं। डॉ शर्मा को संदेह हुआ। यह बदलाव बहुत ही अचानक और संदिग्ध लग रहा था। उन्होंने राहुल का मेडिकल चेकअप करवाया। सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल आईं। कोई मानसिक बीमारी के लक्षण नहीं दिख रहे थे। डॉक्टर, क्या मैं घर जा सकता हूं? राहुल ने पूछा। हम तुम्हें कल डिस्चार्ज कर देंगे, आज रात ऑब्जर्वेशन में रहोगे, डॉ शर्मा ने कहा। शाम को डॉ शर्मा ने अपने एक दोस्त प्रोफेसर जोशी को फोन किया, जो प्राचीन भाषाओं के विशेषज्ञ थे। उन्होंने दीवार के निशानों की फोटो भेजी। कुछ ही मिनटों में प्रोफेसर जोशी का जवाब आया। आदित्य, ये निशान प्राचीन अरबी भाषा के हैं। इसका मतलब है खबीस का जन्म, और ये खून नहीं है, ये कुछ और है। क्या? डॉ शर्मा ने पूछा। ये मानव रक्त नहीं लगता, कुछ केमिकल मिक्सचर है, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। उस रात डॉ शर्मा ने फैसला किया कि वह खुद राहुल के वार्ड में रुकेंगे। उन्होंने एक हिडन कैमरा लगाया और रात के 11 बजे वार्ड में पहुंच गए। राहुल गहरी नींद में सो रहा था, सब कुछ शांत लग रहा था। लेकिन रात के ठीक 3 बजे अचानक राहुल का शरीर ऐंठने लगा। उसकी आंखें खुलीं और वे पूरी तरह काली हो चुकी थीं। वह बिस्तर से उठा और दीवार की तरफ बढ़ा। डॉ शर्मा चुपचाप देखते रहे। राहुल ने दीवार पर अपनी उंगली से कुछ और निशान बनाए। फिर वह खिड़की की ओर मुड़ा और अजीब भाषा में बोलने लगा। वक्त आ गया है, खबीस जाग गया है, अब कोई हमें नहीं रोक सकता। अचानक राहुल ने सीधे कैमरे की तरफ देखा, मानो उसे पता हो कि वह देखा जा रहा है। डॉक्टर, मैं जानता हूं तुम यहां हो, आओ और देखो कि तुम्हारा विज्ञान हमारे सामने कितना कमजोर है। डॉ शर्मा ने तुरंत वार्ड की लाइट जलाई। राहुल खड़ा हंस रहा था। तुम समझते क्यों नहीं? यह कोई मानसिक बीमारी नहीं है, यह तो एक नई दुनिया की शुरुआत है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? डॉ शर्मा ने कहा। मैं राहुल नहीं हूं, मैं वो हूं जिसे तुम लोग जिन्न कहते हो, और हम लाखों की संख्या में हैं। हम तुम्हारी दुनिया पर कब्जा करने आए हैं। उसी पल वार्ड की सभी खिड़कियां जोर से बंद हो गईं। हवा का दबाव बदल गया। डॉ शर्मा को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। देख लिया तुमने, यह सिर्फ शुरुआत है। अचानक राहुल का शरीर जमीन पर गिर पड़ा। सब कुछ सामान्य हो गया। लेकिन इस बार डॉ शर्मा के मन में कोई संदेह नहीं था। यह कोई मानसिक बीमारी नहीं थी, कुछ और ही हो रहा था। उन्होंने राहुल के मोबाइल की जांच की। उसमें एक वीडियो मिला जो उस किले की गुफा में बनाई गई थी। वीडियो में राहुल और उसके दोस्त एक अजीब सी मूर्ति के सामने खड़े थे। मूर्ति के नीचे कुछ लिखा हुआ था। जब डॉ शर्मा ने उसे झूम किया तो उनकी सांसें रुक सी गईं। वहां लिखा था, यहां सोया हुआ है खबीस का जिन्न, जो जगाएगा उस पर कब्जा कर लेगा। क्या सच में कोई जिन्न था? क्या यह सब सच था? डॉ शर्मा के सामने अब एक भयानक सच्चाई आने वाली थी। प्राचीन गुफा का रहस्य वीडियो देखने के बाद डॉ शर्मा ने तुरंत राहुल के भाई को बुलाया। मुझे उस किले के बारे में सब कुछ बताओ जहां राहुल गया था। राहुल के भाई ने बताया, वह पुराना किला राजस्थान की सीमा पर है। स्थानीय लोग उसे शैतान का किला कहते हैं। लोग वहां जाने से डरते हैं। डॉ शर्मा ने फैसला किया कि वह खुद उस किले में जाएंगे। उन्होंने अपने साथ प्रोफेसर जोशी को भी लेने का निश्चय किया। अगले दिन सुबह वह दोनों कार से रवाना हो गए। रास्ते में प्रोफेसर जोशी ने बताया, आदित्य, मैंने उन निशानों के बारे में और रिसर्च की है। वह प्राचीन जिन्न बुलाने की रस्म से मेल खाते हैं। क्या सच में जिन्न होते हैं? डॉ शर्मा ने पूछा। विज्ञान इसे स्वीकार नहीं करता, लेकिन दुनिया भर में ऐसी हजारों घटनाएं दर्ज हैं। शायद हम कुछ ऐसी शक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं। शाम को वह किले के पास पहुंचे। किला एक पहाड़ी पर बना हुआ था और बिल्कुल वीरान पड़ा था। स्थानीय गांव वाले किले के पास जाने से मना कर रहे थे। यहां कोई नहीं आता डॉक्टर साहब, एक बूढ़े आदमी ने बताया। यह किला शापित है, जो भी अंदर जाता है वह पागल हो जाता है। डॉ शर्मा और प्रोफेसर जोशी टॉर्च लेकर किले के अंदर गए। अंदर का माहौल डरावना था। हवा ठंडी थी और चारों ओर एक अजीब सी सन्नाटा छाया हुआ था। राहुल के वीडियो के अनुसार वह गुफा किले के पिछले हिस्से में थी। जब वह गुफा के पास पहुंचे तो उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। क्या तुमने सुनी?
प्रोफेसर जोशी ने पूछा। हाँ, यह क्या है? गुफा के अंदर से कोई फुसफुसा रहा था, जैसे कोई प्रार्थना कर रहा हो। वह आवाज अरबी भाषा में थी। धीरे धीरे गुफा के अंदर जाने पर उन्हें वह मूर्ति दिखाई दी जो राहुल के वीडियो में थी। मूर्ति के सामने कुछ ताजे फूल और मोमबत्तियां रखी हुई थी। कोई यहां आता है, ओडो, शर्मा ने कहा। तभी अचानक गुफा के पीछे से एक आदमी निकला। वह एक साधु की तरह दिख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तुम लोग यहां क्यों आए हो? साधु ने पूछा। हम एक रिसर्च के लिए आए हैं, प्रोफेसर जोशी ने जवाब दिया। यहां से चले जाओ, साधु ने डरावनी आवाज में कहा। यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है, यह खबीस का स्थान है। खबीस? डॉ शर्मा ने पूछा। क्या आप उसके बारे में जानते हैं? साधु ने गहरी सांस ली। खबीस एक शक्तिशाली जिन्न है। सैकड़ों साल पहले एक तांत्रिक ने उसे बुलाया था। अब वह फिर से जाग रहा है। साधु ने बताया कि वह इस गुफा की रक्षा करता है, लेकिन कुछ लोग अभी भी गुप्त रूप से यहां आकर खबीस को बुलाने की कोशिश करते हैं। राहुल नाम का एक लड़का यहां आया था ना? डॉ शर्मा ने पूछा। साधु की आंखें चौड़ी हो गईं। हां, वह और उसके दोस्त, उन्होंने मूर्ति के सामने एक रस्म की। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माने। क्या आप जानते हैं कि राहुल पर क्या बीत रही है? साधु ने सिर हिलाया। खबीस ने उस पर कब्जा कर लिया है। अब वह धीरे धीरे और लोगों पर कब्जा करेगा। यह सिर्फ शुरुआत है। तभी अचानक गुफा की दीवारें हिलने लगीं। मूर्ति से एक काला धुआं निकलने लगा। साधु चिल्लाया, भागो, वह जाग गया है। डॉ शर्मा और प्रोफेसर जोशी तेजी से गुफा से बाहर भागे। पीछे से एक डरावनी हंसी गूंज रही थी। जब वह बाहर निकले तो देखा कि आसमान में काले बादल छा गए थे। हवा में एक अजीब सी गंध थी। हमें तुरंत दिल्ली वापस जाना चाहिए, प्रोफेसर जोशी ने कहा। राहुल खतरनाक हो सकता है। रात के अंधेरे में वह तेजी से दिल्ली की ओर लौटे। डॉ शर्मा के मन में अब कोई संदेह नहीं था। यह कोई साधारण मामला नहीं था। जब वह अस्पताल पहुंचे तो एक भयानक दृश्य उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। राहुल का वार्ड तहस नहस था। 3 सिक्योरिटी गार्ड बेहोश पड़े थे और राहुल गायब था। नर्स रोती हुई बोली, डॉक्टर साहब, राहुल ने सबको धक्का देकर भगा दिया। वह कह रहा था कि उसे अपने साथियों से मिलना है। डॉ शर्मा का फोन बजा। एक अजनबी आवाज थी। अब देख लेना डॉक्टर, अब तुम्हारी बारी है। लाइन कट गई। डॉ शर्मा ने खिड़की से बाहर देखा। अस्पताल के नीचे सड़क पर राहुल खड़ा था। उसने ऊपर देखा और एक डरावनी मुस्कान के साथ हाथ हिलाया। फिर अचानक वह गायब हो गया, मानो हवा में विलीन हो गया हो। क्या राहुल सच में गायब हो गया? क्या खबीस अब और लोगों पर कब्जा करेगा? डॉ शर्मा अब खुद इस जिन्न के निशाने पर थे। खबीस बनाम इंसानियत की अंतिम लड़ाई राहुल के गायब होने के बाद डॉ शर्मा ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। लेकिन जब पुलिस आई तो उन्होंने इस केस को एक साधारण भगोड़ा मरीज का मामला बताया। डॉक्टर साहब, यह तो कोई मानसिक रोगी है जो भाग गया है, इंस्पेक्टर ने कहा। लेकिन इंस्पेक्टर, यह कोई साधारण मामला नहीं है, डॉ शर्मा ने जोर देकर कहा। इसमें कुछ अलौकिक शक्तियां शामिल हैं। पुलिस ने उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया। डॉ शर्मा समझ गए कि अब उन्हें अकेले ही इस लड़ाई को लड़ना होगा। उस रात डॉ शर्मा अपने ऑफिस में बैठे इस पूरे मामले पर विचार कर रहे थे। तभी अचानक उनका कंप्यूटर अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर एक संदेश आया, तुम हमें नहीं रोक सकते डॉक्टर, हम हर जगह हैं। डॉ शर्मा ने तुरंत प्रोफेसर जोशी को फोन किया। प्रोफेसर, कुछ बहुत गलत हो रहा है, मुझे लगता है वह मेरे ऑफिस में है। प्रोफेसर जोशी ने कहा, मैं तुरंत आ रहा हूं, तब तक सावधान रहना। जब प्रोफेसर जोशी आए तो उन्होंने डॉ शर्मा के ऑफिस की एक त्वरित जांच की। आदित्य, इस जगह पर नकारात्मक ऊर्जा का बहुत जोर है, तुम्हें यहां नहीं रहना चाहिए। लेकिन तभी फोन की घंटी बजी। फोन पर राहुल की आवाज थी। डॉक्टर, मैं तुम्हारी मदद चाहता हूं। मैं अस्पताल के पुराने वार्ड में हूं, कृपया आ जाओ। डॉ शर्मा और प्रोफेसर जोशी तुरंत अस्पताल के पुराने वार्ड की ओर दौड़े। वह वार्ड कई सालों से बंद पड़ा था। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि राहुल एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसकी आंखें सामान्य थीं और वह मुस्कुरा रहा था। थैंक यू डॉक्टर आने के लिए, राहुल बोला। मुझे लगता है मैं ठीक हो गया हूं। लेकिन प्रोफेसर जोशी ने डॉ शर्मा का हाथ पकड़ लिया। आदित्य, सावधान, यह कोई जाल है।
तभी अचानक वार्ड के सभी दरवाजे अपने आप बंद हो गए। राहुल की आवाज फिर से डरावनी हो गई। बेवकूफ इंसान, तुम सच में सोचते हो कि तुम हमें मात दे सकते हो? वार्ड के अंधेरे कोनों से और भी लोग निकलने लगे। सभी की आंखें काली थीं और वे एक जैसी डरावनी मुस्कान मुस्कुरा रहे थे। ये देखो डॉक्टर, प्रोफेसर जोशी ने कहा, खबीस ने और लोगों पर भी कब्जा कर लिया है। राहुल आगे बढ़ा, हम हजारों की संख्या में हैं और हम तुम्हारी इस दुनिया पर राज करेंगे। डॉ शर्मा ने साहस जुटाया, नहीं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। तुम क्या कर सकते हो? राहुल हंसा, तुम एक साधारण इंसान हो। लेकिन तभी प्रोफेसर जोशी ने एक प्राचीन मंत्र पढ़ना शुरू किया। वार्ड में एक तेज रोशनी फैल गई। नहीं, राहुल चिल्लाया, यह रोशनी हमें कमजोर कर रही है। डॉ शर्मा ने देखा कि जिन लोगों पर जिन्न का कब्जा था वे रोशनी से दर्द महसूस कर रहे थे। प्रोफेसर जारी रखो, डॉ शर्मा ने कहा, लेकिन तभी राहुल ने प्रोफेसर जोशी पर हमला कर दिया। डॉ शर्मा ने बीच में आकर उसे रोका। भाग जाओ प्रोफेसर, डॉ शर्मा ने चिल्लाकर कहा। प्रोफेसर जोशी मंत्र पढ़ते हुए भागे। राहुल और अन्य लोग डॉ शर्मा को घेरने लगे। तुम अब हमारे हो डॉक्टर, राहुल ने कहा। लेकिन तभी डॉ शर्मा को एक विचार आया। उन्होंने अपने फोन से एक विशेष फ्रीक्वेंसी की आवाज बजाई जो उन्होंने रिसर्च के लिए तैयार की थी। आवाज सुनते ही सभी लोग दर्द से चिल्लाने लगे। यह क्या है? राहुल चिल्लाया। यह वह फ्रीक्वेंसी है जो तुम्हारे शरीर के अंदर के जिन्न को परेशान करती है, डॉ शर्मा ने समझाया। धीरे धीरे सभी लोग जमीन पर गिरने लगे। राहुल की आंखें सामान्य होने लगी। डॉक्टर मदद करो। राहुल की सामान्य आवाज वापस आ रही थी। डॉ शर्मा ने फ्रीक्वेंसी जारी रखी। एक एक करके सभी लोगों से काले धुएं के गुब्बार निकलने लगे। अंत में राहुल जमीन पर गिर पड़ा। वह पूरी तरह से सामान्य हो गया था। थैंक यू डॉक्टर, राहुल रोते हुए बोला, आपने मुझे बचा लिया। लेकिन तभी वार्ड के स्पीकर से एक आवाज गूंजी, यह सिर्फ शुरुआत थी डॉक्टर, हम वापस आएंगे और अगली बार तुम हमें नहीं रोक पाओगे। डॉ शर्मा ने राहुल का हाथ पकड़ा। चलो यहां से निकलते हैं। बाहर आकर उन्होंने देखा कि प्रोफेसर जोशी पुलिस और अन्य डॉक्टरों के साथ खड़े थे। आदित्य, तुम सुरक्षित हो। प्रोफेसर जोशी ने राहत की सांस ली। इस घटना के बाद डॉ शर्मा ने एक विशेष रिसर्च टीम बनाई जो अलौकिक शक्तियों और मानव मस्तिष्क पर शोध करती है। राहुल पूरी तरह से ठीक हो गया और अब उसकी जिंदगी सामान्य हो गई है। लेकिन डॉ शर्मा जानते हैं कि खबीस अभी भी कहीं मौजूद है और वह किसी भी वक्त वापस आ सकता है। कहानी का सारांश, यह कहानी हमें सिखाती है कि अंधविश्वास और विज्ञान के बीच की रेखा कभी कभी धुंधली हो जाती